नमस्कार, तवार में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी, शो है बात भारत की। आज हम बात करने वाले हैं उस संगठन के बारे में जो 100 साल पहले शुरू हुआ था। शुरुआती सालों में उसे इतनी वैधता नहीं मिली थी, ना ही उसका प्रभाव था, पर आज की राजनीति में देखा जाए तो एक तरह से वही प्रभावी है। हमने देखा देश के प्रधानमंत्री ने उसके सम्मान में बहुत सारी बातें कही, जिन पर बाद में सवाल भी उठे कि क्या वो असलियत है या नहीं है। लेकिन उस संगठन के सफर पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक धीरेन्द्र झा। सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन। सर, आपका स्वागत है। सर, आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आपका जो दक्षिण पंथ को लेकर जो आपकी पूरा अध्ययन है, जो आपकी स्टडी है, उसमें आरएसएस एक तरीके से पूरी तरह से मौजूद है। पर जब हम देखते हैं 1925 में बना ये संगठन और उसकी 2025 तक की यात्रा, शुरुआती साल जो है हम देख रहे हैं ये प्रतिबंधित भी हुआ है, वो 3 बार। पर आज इतने सालों बाद और ख़ासतौर पे पिछले जो 2 दशक अगर कहे जाएं, उसमें जिस तरह की ग्राह्यता, जिस तरीके की वैलिडिटी हमने देखा आरएसएस को मिलते हुए, आप इस पूरे सफ़र को कैसे देखते हैं? देखिए, इस सफ़र को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2 अक्टूबर को जी। जो हुआ उसको नज़दीक से देखिए। 2 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी के जन्मदिवस के रूप में। पूरा दुनिया उसको सेलिब्रेट करता है अहिंसा दिवस के रूप में। और इस बार इत्तेफाक से महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे के ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल 2 अक्टूबर को पूरा हुआ। जी, विजयदशमी के दिन। इस 2 अक्टूबर को अब हम उम्मीद कर रहे थे कि भागवत जी अपने भाषण में देश से माफी मांगेंगे इस कुकृत्य के लिए जो उनके एक सदस्य ने किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हम जानते हैं इस बात को कि क्योंकि गांधी असैसिनेशन के तुरंत बाद गांधी असैसिनेशन के कॉन्स्पिरेसी एंगल का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ बहुत बाद में हुआ, लगभग 15 साल बाद का पूरा कमीशन बना। इसलिए हम नहीं जानते एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन लोग नहीं थे। लेकिन थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिए। 8 दिसंबर को परम पूज्य 8 दिसंबर 1947 परम पूज्य गुरु गोलवलकर एक तरह से फतवा जारी करते हैं। वो बोलते हैं कि हम किसी हिंदू को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो हम गांधी को साइलेंस कर सकते हैं। हम जानते हैं कैसे कर सकते हैं ना। गोलवलकर मोहन भागवत की तरह सिर्फ वो एक सरसंघ चालक नहीं थे, वो एक कल्ट लीडर थे। तो जब ये बोलते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या वो एक फतवा था, क्या उस फतवा को कैरी आउट कर रहा था नाथूराम गोडसे? क्योंकि हम देखते हैं कि महज 3 हफ्ते के बाद दिसंबर 47 के अंत में अगर आप जजमेंट उठा के देखिए गांधी असैसिनेशन केस का, तो आप पाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी का शुरुआत जिसमें जो नाथूराम गोडसे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो दिसंबर के अंत में शुरू होता है, 3 हफ्ते के बाद। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से उन पर सवाल उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भागवत जी को कम से कम देश से माफी मांगना चाहिए था, थोड़ा सा ईमानदारी दिखलाना चाहिए था। लेकिन हम सुबह से शाम टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक हम बैठे रहे टीवी के सामने में कि शायद कुछ आ जाए। लेकिन हुआ क्या? ये जो इतिहास ने एक मौका दिया था, एक संयोग पैदा करके, ये थोड़ा सा ईमानदारी नहीं दिखला पाए, और वही छल, हिंसा, द्वेष, इसी सब चीज़ों को लेके वो दूसरे तरह से उसमें मलम्मा चढ़ा के अपनी बात करते रहे। जी सर, आप जब इसे देखते हैं, जब आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तब जो संघ की स्थिति थी और आज जो संघ की स्थिति है, आप इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं और आपको क्या वजह लगती है कि इस तरह की जो वैलिडिटी संघ को लगातार मिल रही है, उसकी वजह क्या है? मीनाक्षी जी, अगर हम संघ के इतिहास के बारे में बात करें, 100 साल गुजर चुके हैं जैसे आपने कहा, और ये जो एक 100 ईयर्स की जो पीरियड है, इसको मोटे मोटे तौर पे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं।
70s या मिड 80s के दशक से पहले, जो 50 साल, मतलब कि 1925 जब इसकी स्थापना होती है और इमरजेंसी के एंड तक जनता पार्टी के सरकार बनने तक जो एक पीरियड है, वो एक फेज 1 कह सकते हैं, और दूसरा फेज 2 1979-80 से लेके अब तक। तो आपने कहा कि जब हमने पत्रकारिता ज्वाइन किया, तो हमने ज्वाइन किया इसको लगभग 95 में। उन दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया में था। सरकार जो है नरसिम्हा राव की थी, आखिरी उनके दिन चल रहे थे। उसके बाद चुनाव हुए। पहले तो चंद दिनों की सरकार वाजपेयी साहब की बनी, लेकिन उस वक्त भी ये बात स्पष्ट था कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़ा हुआ जो सियासी कुल के जो सियासी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये देश के सियासी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। अगर पहले 50 साल का विश्लेषण किया जाए आरएसएस के हिस्ट्री का, तो वो देश के मेन स्ट्रीम में नहीं थे। देश के मेन स्ट्रीम में बहुत सारे और सियासी करंट्स थे जो उनसे ज़्यादा मजबूत, उनसे ज़्यादा प्रभावशाली, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 में मतलब शुरू हुई, और सोशलिस्ट पार्टीज़ वगैरह हैं, उनकी भी अगर हम HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन की बात करें, जो बाद में शुरू हुए, इमरजेंसी के बाद जो रीजनल दल शुरू हुए, वो भी उस वक्त कुछ बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल रखते थे। तो 50s 60s 70s तक आरएसएस, बीजेपी या भारतीय जनसंघ जो है प्रभावशाली कम से कम पॉलिटिकल फील्ड में नहीं था। लेकिन अब 80s के बाद होने लगे, और 95-96 में ये साफ वो स्पष्ट दिख रहा था कि इस संगठन की जो एक भूमिका है ये बढ़ती जा रही है, और ये धीरे धीरे करके जो है अब तो एक सत्ताधारी संगठन बन चुका है। और तो एक ग्रोथ ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, मुझे लगता है कि जो मॉरल, मतलब कि ये बात स्पष्ट है कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, किस तरह से आरएसएस की विचारधारा देश के खिलाफ है, किस तरह से आरएसएस की मुख्तलिफ अलग अलग जो गतिविधियां हैं, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से उन्होंने देश के वजूद को एक तरह से उसको कमज़ोर करने का काम किया है, लोगों की एकता को तोड़ने का काम किया। ये आरएसएस की विचारधारा, इसकी पॉलिटिक्स स्पष्ट है। लेकिन क्यों और कैसे ये संगठन एक तरह से मार्जिन्स से लेके मेन स्ट्रीम तक कैसे पहुंचा, इसके कारण क्या है, आरएसएस के अपने अंदरूनी कारण, उनके अपनी अंदरूनी स्ट्रैटेजी और सोच, और इसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनका रोल, इनका कमज़ोर होना। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि चंद हिस्टोरिकल एपिसोड्स में दूसरे पार्टीज़ ने आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, भारतीय जनसंघ को अपीज़ किया। तो जो तुष्टीकरण लफ्ज़ जो बीजेपी इस्तेमाल करता है, लव्स टू यूज़, कि भाई कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम हिंदू सांप्रदायिकता का जो तुष्टीकरण हुआ है, और मैं मतलब 30s 40s से कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं, धीरे धीरे जो है ये बीमारी ये बढ़ता गया, और ये इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। और 80s में जिस तरह से भारतीय जनसंघ, बीजेपी, आरएसएस ने सो कॉल्ड मंदिर वाला इशू पकड़ लिया कि किस तरह से देश को में एक धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण स्थापित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा बीजेपी, आरएसएस उठा चुके हैं। लेकिन कहने का मतलब 95-96 तक ये साफ था कि ये लोग सफलता की ओर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ईमानदारी से अगर मैं कहूँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि महज 20-25 साल के अंदर ये फोर्स जो इन्फ्लुएंस में बढ़ रहा है, ये पूरी तरह से इंडियन स्टेट को कैप्चर कर पाएगा। और ख़ास तौर पे 2002 के हिंसा के बाद, जब 2004 के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी, तब भी लग रहा था कि भारत के लोग एक तरह से इस फोर्स को केंद्र सरकार में पूरी तरह से सत्ता नहीं देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा हुआ। बिल्कुल।
जब हम ये बात कहते हैं कि स्वीकार्यता जो थी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार 3 चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ये एक अलग तरह की बात है। लेकिन जब हम इसके बरक्स आरएसएस की बात करते हैं, तो आरएसएस लगातार ये कहता है कि वो उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल आप दोनों से, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब हम और बारीकी से देखते हैं, हम और नुआंस्ड नज़रिए से देखते हैं, तो पिछले 11 सालों में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें स्वतंत्र जो संस्थाएं हुआ करती थी, जो सरकार के अधीन काम करती थी, चाहे वो हो, चाहे सीबीएफसी तक हो, हम देख रहे हैं कि जो आरएसएस का प्रभाव है वो हर जगह है। हम ये मानते हैं कि अगर कोई नेता आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकला है तो उसका पार्टी में भविष्य है। यानी कि जो पहले पार्टी और संगठन में थोड़ा भेद रहा करता था कि जरूरी नहीं है कि सभी नेता संघ से आ रहे हैं, पर अब एक यूनिफॉर्मिटी हमें हर जगह दिखाई पड़ती है। बावजूद इसके संघ का ये कहना कि वो राजनीति से उसका लेना देना नहीं है, कहाँ तक जस्टिफाइड है? देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट एक जगह जहाँ पे एविडेंस मिलता है कि राजनीति के बारे में संघ क्या सोचता है, वो है एक डायरी जिसको गांधी असैसिनेशन के बाद सीज किया गया था नागपुर हेडक्वार्टर से। और उस डायरी में देवरस, वो 1945 का डायरी है, उसमें देवरस, वो समय था जब इंडिया में इलेक्शन हो रहा था, कैंपेन चल रहा था, और मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था उससे जस्ट पहले, उस डायरी में देवरस समझा रहे हैं कुछ चुनिंदे संघ के लीडर्स को कि जब गुरुजी कहते हैं, गुरुजी गोलवलकर उसमें सरसंघ चालक थे, जब गुरुजी कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है। तो वो समझाते हैं कि, और ये समझाया इसलिए जा रहा है ताकि वो नीचे सबको बतला सकें, रैंक एंड फाइल में फैला सकें इस बात को। तो वो बतलाते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अपने आप को मजबूत करेंगे, फैलाएंगे, और इतना फैलाएंगे कि गुरुजी के एक कॉल पे हम पावर सीज कर सकें ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि आरएसएस कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है, पॉलिटिक्स के इलेक्शन लड़ने के को छोड़ के अगर हम देखें तो हर एक जगह पे उसका प्रेजेंस है। और आरएसएस पीछे से सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, हाँ, उसमें आरएसएस डे 1 से, जो 1945 का डायरी बतला रहा है, उसी समय, और वो समय था जब देश आज़ाद होने की बात चल रही थी, बहुत नज़दीक दिख रहा था, लोग तैयारी कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने वाला था, सब कुछ शुरू होने वाला था, हाँ, और उस समय ये बातें चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको दिमाग में रखें और फिर देखें आरएसएस के एक्टिविटीज़ को, तो आपको दिख जाएगा कि आरएसएस बार बार झूठ बोलती है, जो वो कहती है कि वो एपॉलिटिकल है। आरएसएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसमें आर्टिकल 4 साफ साफ बतला रहा है कि आरएसएस का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है होगा। लेकिन आप नज़र डालिए चारों तरफ, चाहे वो कैंपेन का मसला हो, बूथ मैनेजमेंट का मसला हो, या वो इवन टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन में इन लोगों का रोल रह रहा है आजकल, हाँ, हर एक जगह पे आपको दिखेगा। बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जब मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो रहा है राज्यों में, तब हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह की चॉइसेस जो हैं वो अंततः सामने आती हैं। हमें लगता है कि वो रैंडम चॉइसेस हैं, बट शायद वो उतनी रैंडम नहीं है। इसी चीज़ से एक चीज़ जो सर आपकी बात से मुझे एक ध्यान में आई कि जब आरएसएस ये कहता है कि वो एपॉलिटिकल है, तो आज के भारत में ये कह पाना, ये प्रिविलेज होना कि हम ये कह सके एपॉलिटिकल है, कहाँ तक आरएसएस जैसे संगठन कह सकते हैं? क्या आरएसएस जैसे संगठन एपॉलिटिकल रहना अफोर्ड कर सकते हैं?
सबसे पहले तो ये दावा जो है एकदम सरासर झूठ है, जैसे कि धीरेन्द्र जी कह रहे हैं, और इन्होंने इस झूठ का प्रमाण या सबूत जो है ऑल द वे 45 तक आपको बताया है, दर्शकों को बताया है। मैं सिर्फ भागवत जी के अक्टूबर 2 की स्पीच का जिक्र अगर हम करें तो उसमें 100% आपको कंटेंट पॉलिटिकली मिलता है। आप बात कर रहे हैं नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश में जो अपहीवल्स वहाँ पे हुआ, आप बात कर रहे हैं दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, आप बात कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंटल पीस के बारे में, आप बात कर रहे हैं देश की आर्थिक और इकोलॉजिकल बातों पे, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं। तो अपनी भाषण में वो आरएसएस का जो एक सियासी कैरेक्टर है वो नहीं छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरएसएस इस बात को क्यों बार बार दोहराता है कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं? इसकी वजह यह है कि आरएसएस का जो रणनीति है वो ये है, जो अंग्रेजी में फ्रेज है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी या डिनाइबिलिटी, कि आप मुख्तलिफ चीज़ों में मुलव्वस भी होंगे, शामिल भी होंगे, आप इन्वॉल्व हैं उसमें, और आप नहीं भी इन्वॉल्व हैं। तो गांधी जी की हत्या जो है वो नथुराम गोडसे उस साजिश को अंजाम देते हैं, मतलब वो उनका बाकायदा उन पे मुकदमा चलता है, उनको फांसी पे लटकाया जाता है। टिल द एंड उन्होंने खुद इस बात से इनकार किया कि मैं आरएसएस का सदस्य नहीं हूं, लेकिन बाद में उनके बड़े भाई ने इस चीज़ को कबूल किया और अब ये जानकारी आम है अब कि इन्होंने सदस्यता कभी छोड़ी नहीं। हम देखते हैं कि गोडसे की पूजा करने तक की स्थितियां आ चुकी हैं। हमने पिछले 1 दशक में देखा है कि जिस तरह से जिस वैलिडिटी की बात हम आरएसएस को मिलने को कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन इस हद तक पहुंच जाएगा, जहां देश के विचारक, जहां देश के स्कॉलर्स इस बारे में बहस करेंगे, इस बारे में अखबारों के पन्ने रंगेंगे कि हम गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन देख रहे हैं इसी देश में होते हुए, और वो भी सिर्फ 75 साल में। बिल्कुल, मतलब ये लोग भी, अगर आप इनका औपचारिक विश्लेषण करेंगे तो मेरी जानकारी में जहाँ तक है, अधिकतर ऐसे लोग शायद फॉर्मल आरएसएस के मेंबर नहीं हैं, लेकिन आरएसएस के बहुत सारे फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और जो डिनाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो बजरंग दल जो है एक अलग संगठन है, विश्व हिंदू परिषद अलग संगठन है, और इनकी जो गतिविधियां, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो हरकतें हैं, जब ये लाइमलाइट में आ जाती हैं, जब ये कंट्रोवर्सी पकड़ लेती है, तो आरएसएस कहता है ये तो हम लोग, ये तो बजरंग दल है, ये तो हम लोग नहीं है। इसी तरह से इतने सारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने खोल रखे हैं, जवाबदेही कहीं पे भी नहीं है, और सब जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना एजेंडा जो है आरएसएस का आगे बढ़ा रहे हैं। तो किस तरह से समाज में जहर फैलाएं, किस तरह से धर्म के आधार पे आप लोगों को बांटें, किस तरह से आप जो आदिवासी लोग हैं या दलित लोग हैं, और भी जो किस तरह से उनके आर्थिक अधिकारों को कुचला जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस का जो पॉलिटिक्स है, उसको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आपने एक आदिवासी फ्रंट भी खोल रखा है, वनवासी कल्याण आश्रम, आप कहते हैं कि हम तो इनके पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन जब इनका विस्थापीकरण होता है, जब इनकी ज़मीनें छीनी जाती हैं, तब जो है, और आप ही की सरकार ये भी काम कर रही है, आप ही के लोग एबीवीपी से निकल के भारतीय जनता पार्टी में जाके मंत्री बन के फिर वो आदिवासियों को ज़मीन से भगा देते हैं, और फिर आप कह रहे नहीं इसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक डिसऑनेस्टी है, बेसिक डिसऑनेस्टी है, और ये 100% पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जिस तरह से ये स्टेट पावर में अब आ गए हैं, जिस तरह से वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे आप देख सकते हैं, जैसे कि शायद 2 या 3 हफ्ते पहले भागवत जी का भाषण, जहाँ पे उन्होंने आखिरकार ज्ञानवापी और शाही ईदगाह जो अपना मथुरा वाला जो मस्जिद है, उस पर जो है क्लेम ऑफिशियल उन्होंने कर दिया, बोले कि नहीं आरएसएस का नहीं है, लेकिन आरएसएस के लोग जुड़ सकते हैं। तो आपने ऐसे छोटे छोटे जो है डिस्प्यूट्स खोल रखे सारे देश में, और इससे आपकी रोटी पकेगी, आपका सियासी एजेंडा आगे बढ़ेगा।
तो ये 100% पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। गोडसे फेनोमेना जो है उस पर एक बात हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये एक मसला है जिसपे कि लोग हमेशा चर्चा करते हैं। गोडसे के फांसी के बाद 13 दिन बाद महाराष्ट्र में कुछ आरएसएस के सदस्यों ने उनका 13वां किया था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये, और ये आर्काइवल रिकॉर्ड में मौजूद है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो झूठ फैलाया गया गोडसे के बारे में कि उसने आरएसएस छोड़ दिया था, जबकि आर्काइवल रिकॉर्ड बतला रहे हैं कि उसने आरएसएस नहीं छोड़ा था। और वो रिकॉर्ड्स जिनको आरएसएस के हेडक्वार्टर से सीज किया गया गांधी असैसिनेशन के बाद, ठीक है, तो इसमें तो कोई दुविधा नहीं है कि उसने नहीं छोड़ा था, नंबर 1। नंबर 2 कि गोडसे का एक कॉन्स्टिट्यूंसी आरएसएस में लगातार एग्जिस्ट करता रहा है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी ये सत्ता में आते हैं, जो आरएसएस का जो इलेक्टोरल विंग है वो सत्ता में आता है, जब बीजेपी, तो होता ये है कि क्योंकि फ्रेंच इनका जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है वो हेट्रेड पे आधारित है, तो हेट्रेड का मेन स्ट्रीमिंग हो जाता है। जैसे ही होता है मेन स्ट्रीमिंग, तो गोडसे एक कल्ट के रूप में इमर्ज करने लगता है। वही शायद हमने पिछले एक दशक में देखा है। ये हमने पिछले एक दशक में बहुत ही खुल के होते हुए देखा है। और उसके पहले भी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब ये थोड़ा सा ही अंदर गए थे पावर में, बिहार के असेंबली में इस बात को लेकर काफी हंगामा हो गया था। जब वाजपेयी की सरकार बनी तो भी हम देखते हैं कि ये चर्चा काफी तेज हो गया। अब 2014 के बाद से तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और इसको कंट्रोल नहीं कर, जैसे आपको याद होगा जब प्रज्ञा ठाकुर ने अनाप शनाप चीजें कही थी गांधी जी की हत्या के बारे में, गोडसे के बारे में, मोदी साहब का बयान था कि मैं कभी इनको माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं, हाँ मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तो मतलब आप एम्बेरस्ड भी होते हैं जब ये लोग ऐसे खुल के ये चीजें कहते हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि ये बयान में उनका कहना होता है फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, बट आपने फ्रिंज को इतनी मान्यता दे रखी है कि वो एक शहर का, एक इलाके का माहौल खराब कर सकते हैं इन्हीं सब बयानबाजियों के चलते। इसके साथ एक चीज जो हम बार बार देखते हैं, जैसे हम मोहन भागवत के बयान को ले लें या हम दत्तात्रेय होसबले जो कह रहे हैं उसको देख लें, ये लोग लगातार अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। होसबले साहब कुछ समय पहले कह रहे थे, उन्होंने फिर से दोबारा इस बहस को हवा दी थी कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया जाए। उसके बाद फिर ये चिंगारी हर जगह फैलने लग गई। फिर आप आते हैं, कहते हैं नहीं हम भारतीय संविधान का बहुत सम्मान करते हैं। हम देखते हैं, जैसे सर ने बिल्कुल एक बहुत अच्छा शब्द बताया कि जो आरएसएस की इलेक्टोरल विंग है भाजपा, वो सरकार में है और वो लोग संविधान की ही शपथ ले रहे हैं, उसी संविधान की जिसको वो बदलना चाह रहे हैं। हमने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले देखा था लगातार संविधान बदलने की चर्चा चल रही थी। अब जब हम देखते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि आप संविधान के साथ में हैं, आप उसी संविधान की शपथ ले रहे हैं, पर आपका जो पितृ संगठन है वो भारतीय संविधान का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहा है, उसको उसकी प्रस्तावना में बदलाव चाहिए, उसको उसकी भावना में बदलाव चाहिए, और वो उसे लगातार कहते हैं कि वो कॉलोनियलिज्म का प्रोडक्ट है। ये दो चीजें कैसे साथ चल रही हैं? कैसे आप संविधान की शपथ भी ले रहे हैं और कैसे आप आरएसएस के संविधान के हिसाब से? देखिए, इस ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो अंतर्विरोध है, इसका समाधान या इसका रेजोल्यूशन सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, और वो है कि आप जो भी बदलाव आप लाना चाहते हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एक औपचारिक तरीके से संविधान से उन चीज़ों को हटा पाएंगे जिनका एक तरह से दिलो दिमाग से वो जिनके बारे में नफरत है उनको। मतलब कि भारत के संविधान को शुरू से ही आरएसएस ने नकारा। 1950 के बाद उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, और ये जो एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू है। जब वाजपेयी की सरकार बनी थी, एक पहल की गई थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी, लेकिन वो भी जो है फेल हो गया था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट नारायणन है उन्होंने जम के इसकी मुखालफत की, और फाइनली वेंकटचल्या कमेटी एक तरह से बिकेम अ कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाजपेयी जी भी उनको अपना हाथ वापस खींचना पड़ा।
और मोदी साहब कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, आरएसएस वाले कुछ बोलते नहीं बोलते, लेकिन इनकी जो नीति, इनकी जो रणनीति है वो ये है कि आप किस तरह से संविधान के की जो बुनियाद है, की जो नींव है, किस तरह से आप अंदर से ही इसको दीमक की तरह चाटते जाएं और नष्ट करते जाएं। तो जो संविधान के अंदर जो मौलिक चीज़ें हैं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, मतलब इसके खिलाफ आपने जो है सीएए बना दिया, बहुत सारे आपके लीगल आपके लॉज हैं, बहुत सारे आपके कानून हैं। कानून नहीं होते हुए भी जो है आपके जैसे कहीं पे भी कोई कानून बुलडोजर पॉलिटिक्स को की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बावजूद भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक धर्म विशेष के लोग हैं। ये हर कोई जानता है। आरएसएस के बारे में ये चीज़ तो हमें लगातार देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था को वो मान रहे हैं, वहाँ वो एक जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रख रहे हैं, जातीय और धार्मिक श्रेष्ठता में विश्वास रख रहे हैं। उन सब के साथ में ये जो चीज़, जो कथनी करनी का फ़र्क है, हमें लगता है मोहन भागवत स्टेज से खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, सभी लोग समान हैं, सभी लोग ये हैं वो हैं, पर हम जब ज़मीन पर देखते हैं तो जो सो कॉल्ड फ्रिंज जो हैं वो उस अलग तरीके का जो बर्ताव कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है। ऐसी एक कॉन्क्लेव थी, 2023 की बात है। मोहन भागवत ने कहा कि श्रम के प्रति, ये वो बेरोजगारी के बारे में बोल रहे थे, और उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों के पीछे मत भागिए, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। पर उनका एक कमेंट है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ, कोट, श्रम के प्रति सम्मान की भावना की कमी देश में बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है। ईश्वर की दृष्टि में हर कोई समान है, उसके सामने जाति संप्रदाय नहीं है, ये सब पंडितों ने बनाया जो गलत है, अनकोट। इस कमेंट पर बाद में काफ़ी बवाल हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं, ये पंडितों ने नहीं बनाया। उस पर काफ़ी जो था विवाद हो गया कि नहीं, आप एक समुदाय को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पर यही वर्ण व्यवस्था है जिसमें जो आरएसएस है वो पूरी तरीके से विश्वास रखता है। इसी कमेंट पर द वायर के लिए एक कंट्रीब्यूटर हमारे लिखते हैं, उन्होंने पूछा था कि जिस तरह की समानता की भागवत साहब बात कर रहे हैं, क्या कल के दिन वो किसी दलित व्यक्ति को या दलित स्वयं सेवक को सरसंघ चालक बना सकते हैं? आप दोनों से अगर मैं सवाल पूछूं कि आप ऐसी कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं कि एक तरफ इस तरीके की समानता की बात करना और प्रैक्टिस में कोई दूसरी ही चीज़ है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अगर बना भी देंगे किसी दलित को सरसंघ चालक, तो उससे क्या हो जाएगा? सवाल ये नहीं है कि किस कास्ट के लोग को आप बना रहे हैं, हाँ, सरसंघ चालक। सवाल ये है कि किन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आप अगर फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव देखेंगे आरएसएस का, तो आपको दिखेगा कि सीधा सीधा पेशवा शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इनका जो झंडा है वो पेशवा का झंडा है। ठीक है, सभी को पता है वो ब्राह्मण रूल था। ठीक है, इनके जो मेंबर्स जो बाद में निकल आए, जैसे एस.एच. देशपांडे, 1938 से 1946 तक बहुत ही एक्टिव मेंबर थे आरएसएस के पुणे में। उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा कि आरएसएस एक ब्राह्मण क्लब है, हाँ, और नॉन ब्राह्मण्स आरएसएस को हेट करते हैं। ठीक है, जब गांधी की हत्या हुई तो आरएसएस के चक्कर में महाराष्ट्र के सारे ब्राह्मण्स पे अटैक शुरू हो गया, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण्स ही थे उसके अंदर। ठीक है ना, जिन वैल्यूज को आरएसएस प्रमोट कर रहा है, अगर आप देखें उसको थोड़ा नजदीक से, तो आप पाएंगे कि वो हिंदुइज्म का जो सवर्ण कल्चर है, अवर्ण कल्चर के खिलाफ राम को ये प्रमोट करेंगे, लेकिन सलहेज को नहीं प्रमोट करेंगे, जो एक शेड्यूल कास्ट के अंदर देवता के रूप में पूजे जाते हैं। या दीना भद्री को नहीं प्रमोट करेंगे, जो दूसरे शेड्यूल कास्ट के अंदर भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। हाँ, तो अब उन कल्चर को प्रमोट करने वाले, उन वैल्यूज को प्रमोट करने वाले जो ब्राह्मणिस्टिक हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी आदमी आगे आ जाएगा। अब बहुत सारे जो बीजेपी में हैं लोग, या इवन आरएसएस में कई लोग ऐसे हैं, कई लीडर्स ऐसे हैं जो कि डिप्रेस्ड कास्ट से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कर क्या रहे हैं? वो प्रमोट कर रहे हैं ब्राह्मणिज्म को।
तो पूरा का पूरा जो, इसलिए मैंने कहा कि अगर वो बना भी दें किसी को सरसंघचालक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत संक्षिप्त में अगर मैं जोड़ूं, डॉक्टर अंबेडकर साहब का फॉर्मूला क्या था? अंग्रेजी में लिखा अनाइलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट को नष्ट करें, खत्म करें, इस देश और दुनिया से मिटा दें। ये होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट, अगर आप कास्टिज्म के खिलाफ हैं। लेकिन आरएसएस जो है वर्ण व्यवस्था में यकीन करता है। वो यकीन और अंतर्विरोध सिर्फ यही है कि अगर आप सारे हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं मुसलमान और क्रिश्चियन के खिलाफ, तो अब हिंदू जो है वो बटा हुआ है अलग अलग वर्णों में, और उसमें जो है आपकी एक बहुत संकीर्ण सोच है। मतलब मोहन भागवत जी ब्राह्मण के बारे में ऐसे कह सकते हैं, लेकिन आपके जो स्पीकर हैं वो ब्राह्मण समाज के पक्ष में बोलते रहते हैं, और ये अलग अलग ब्राह्मण एसोसिएशंस के मेंबर हो। तो कास्टिज्म टॉप टू डाउन पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस में आपको मिलेगा, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपने हिंदुओं को इकट्ठा करना है ऑन अ कम्युनल बेसिस अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। यही मतलब बात बहुत सिंपल है। जी, आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।